हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्लास चलेगा, जिस तरह हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्लास आपको मिलने वाला है। पूर्णतः फाउंडेशन जैसे हम क्लास लेते हैं वैसे आपको यहाँ पे क्लास मिलने वाला है। फ्रेंड्स, जो इतिहास है, मूल तौर पर भारत के इतिहास है उसको तीन खंड में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। मूल तौर पर 9-10 टॉपिक दिए गए हैं। इसी 9-10 टॉपिक में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को समझेंगे। और यहाँ पे आपको हम स्क्रीन पर जितना दिखाई दे रहा भी होगा कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मार्केट में जो भी एक ऑथेंटिक बुक होगा, चाहे क्राउन का है, लूसेंट का हो, या जो भी बढ़िया वाला एक बुक ऑब्जेक्टिव का होगा, उस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को इसके इसके ये पढ़ने के बाद आप जरूर से करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग वनडे लेवल का तैयारी करते हैं, और वनडे लेवल में होता क्या है ना कि आपसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पकड़ बनाएंगे, जितना हम लोग प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, जितना बढ़िया तरीके से रिवीजन किए हुए रहेंगे, एग्जाम में हम लोग बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। और एक ऐसा स्थिति आएगा कि आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर दे देंगे। तो बिना रिवीजन के आप कभी भी रिजल्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट लेना है तो रिवीजन बार बार आपको करना पड़ेगा, और हम आपको ये जो टॉपिक बताएंगे इसको पढ़ने के बाद आप इसको रिवीजन न करके आप क्वेश्चन पर रिवीजन जरूर से करेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक है। अब आप समझिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें मूल तौर पर किसको पढ़ना होता है। तो मूल तौर पर यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती है, उन सभी घटनाओं को हमें मूल तौर पर आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ना होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर भारत के आजादी से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सारे घटनाओं को हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब ये यूरोप महादेश है, मान लेते हैं ये कौन सा महादेश है, यूरोप महादेश है। और यूरोप महादेश के अंतर्गत कुछ देश ऐसे हुए जो उस देश को भारत के साथ व्यापार करना था, और व्यापार करने के दृष्टिकोण से ही यूरोप महादेश के कुछ देश ने कंपनी स्थापित किया था। उन कंपनियों में सबसे पहला जो कंपनी था उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करता, इसकी स्थापना पुर्तगाल के द्वारा 1498 में की गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको हम लोग ब्रिटिश या अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, ब्रिटिश या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ही हो गया था। परंतु फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन 1599 नहीं रहेगा, बल्कि ऑप्शन कितना रहेगा, 1600 रहेगा। तो इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और ये जितने भी हम कंपनी लिख रहे हैं, ये कंपनी किस लिए स्थापित किया जा रहा है, तो इस बात को भली भांति आप जान गए हैं कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ये कंपनी को स्थापित किया जा रहा है।
वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरी, तो तीसरा आपका हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी। चौथा आपका हो जाएगा डेनिश या डेनमार्क। वही डेनमार्क के निवासी को ही क्या कहा जाता है, डेनमार्क के लोगों के द्वारा ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी। अगला आपका हो जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी ये 1664 ईस्वी में की गई थी। और एक और फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, स्वीडिश स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। अब ये कंपनी को भारत के साथ व्यापार करना था, और ये कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि 16वीं शताब्दी में ये कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी, परंतु फ्रेंड्स इस बात को भी आप याद रखिएगा कि 16वीं शताब्दी से पहले भी यूरोपीय महादेश के अंतर्गत जो देश हुआ करता था, ये यूरोपीय भारत के साथ व्यापार किया करता था 16वीं शताब्दी से पहले भी। और उस समय जो व्यापार का मार्ग हुआ करता था वो स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार हुआ करता था। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी भारत के साथ व्यापार जलीय मार्ग से करना शुरू कर दिया था। ये 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, परंतु 16वीं शताब्दी से पहले स्थल मार्ग से यूरोपीय भारत के साथ व्यापार किया करता था। अब एक चीज आपके मन में आ रहा होगा कि भारत के साथ ही क्यों व्यापार करना है, और भारत में ही इन लोगों को क्यों आना है। तो ये चीज को फ्रेंड्स आप समझिए कि भारत जो है ना, प्राचीन काल से ही काफी ज्यादा समृद्ध था, अकूत संपत्ति वाला देश था। और ये एकदम से सही बात है, वास्तविकता भी यही है कि हम लोग जितना प्राचीन काल में समृद्ध थे, विकसित थे, उतना आज हम लोग विकसित नहीं है। और इस भारत के समृद्धता, अकूत संपत्ति वाले देश है, ये सब की जानकारी प्राचीन साहित्य में देखने को मिलता था। और जब प्राचीन साहित्य को यूरोप महादेश के अंतर्गत पढ़ा जाता था, तो उस सबको पता चला कि सच में क्या सच में भारत अकुत संपत्ति वाला देश है। इन इन सभी यूरोपियों को भारत में आने का ललक था, देखना था कि सच में क्या ये भारत समृद्ध है क्या, इसी को लेकर, भारत में आने को लेकर और भारत के साथ व्यापार करने को लेकर हर एक लोग क्या था, उत्साहित था। ओके फ्रेंड्स, इस बात को आप याद रख लीजिए। अब होता एक बात को आप फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा कि सातवीं सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा अरब प्रायद्वीप में की गई थी। अरब प्रायद्वीप अर्थात यमन, ओमान, सऊदी अरब इत्यादि वाले क्षेत्र को अरब प्रायद्वीप बोलेंगे। और इस्लाम धर्म के अंतर्गत बहुत सारे साम्राज्य हुए, जैसे गजनी साम्राज्य हुआ, उस्मानिया साम्राज्य या उस्मानिया सल्तनत हुआ, उमैया उमैया सल्तनत हुआ। ये इस्लाम धर्म के अंतर्गत बहुत सारे साम्राज्य हुआ, सल्तनत हुआ। और बाद के समय में ना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार यहीं तक ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग भागों में होना शुरू हो गया था। और उस्मानिया जो सल्तनत था, इन सारे सल्तनतों में सबसे सशक्त सल्तनत था। और हुआ क्या था फ्रेंड्स, जो ये यूरोप महादेश था, यूरोप महादेश जो पहले भारत के साथ व्यापार किया करता था, वो कौन से मार्ग से किया करता था, तो स्थलीय मार्ग से करता था। यही तुर्की, साइप्रस, सीरिया वाले क्षेत्र था, और इसी क्षेत्र से भारत के साथ यूरोप व्यापार किया करता था। और ये जो मार्ग था, इस मार्ग का नाम याद रखिएगा,
कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया जो था ना, ये जगह मार्ग का नाम था, रास्ता का नाम था। और ये कुस्तुनतुनिया जो मार्ग था, इस मार्ग पर उस्मानिया सल्तनत के जो शासक हुए, ये शासक ने कुस्तुनतुनिया मार्ग पर कब्जा कर लिया। अब अगर यूरोपवासी इस मार्ग से भारत के साथ व्यापार करता, तो उस्मानिया सल्तनत को यूरोपवासी को कर देना होता था, टैक्स देना होता था। क्यों टैक्स देना होता था, इस बात को भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब होता क्या है ना कि यूरोपवासी लेना जानता था, देना नहीं जानता था, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। तो अब इस मार्ग से भारत के साथ व्यापार यूरोपीय कंपनी नहीं करना चाहा। अब ये यूरोपीय सोचा ना कि हम इस मार्ग से भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम दूसरे मार्ग का खोज करेंगे, ताकि हम उस मार्ग से क्या कर सके, भारत के साथ व्यापार कर सके। और इसी समय भारत में किसका खोज होना शुरू हो गया, सॉरी, इसी समय विश्व में किसका खोज होना शुरू हो गया, तो भौगोलिक भौगोलिक खोज होना शुरू हो गया। भौगोलिक खोज मतलब नए नए जगहों का खोज करना ही क्या कहलाता है, भौगोलिक खोज कहलाता है। और भौगोलिक खोज में सबसे अग्रणी जो महादेश था वो यूरोप महादेश था। और यूरोप महादेश के अंतर्गत बहुत सारा देश आता है। उस देश में सबसे जो नंबर वन पे था वो पुर्तगाल था। पुर्तगाल था। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक और देश याद रख लीजिएगा, स्पेन। ये दो ऐसे देश हुए जो भौगोलिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रुचि रखते थे। पुर्तगाल का राजा हेनरी द नेविगेटर, नाम याद रख लीजिएगा। वहीं स्पेन के एक रानी थी जिसका नाम था इसाबेला। ये दोनों लोगों को नए नए जगहों को खोज करने में बड़ी आनंद आता था, बहुत मजा आता था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। और इन दोनों क्वेश्चन ये भी पूछ देना कि भौगोलिक खोज में निम्नलिखित में से कौन से देश अहम योगदान निभाता है या उसका श्रेय जाता है, तो पुर्तगाल और स्पेन। और इन दोनों में भी सबसे पहले किसको जाता है, तो याद रख लीजिएगा पुर्तगाल को। ये बात को आप याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, भारत के लिए नए मार्ग का खोज करना था और पुर्तगाल के एक नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इस नाम को आप फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। ये बार्थोलोम्यू डियाज, ये हम लिख देते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज। और ये कहाँ का नाविक था, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल का नाविक था। पुर्तगाल का नाविक था। और इसने भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए निकला था 1497 में। 1497 में दिशा सूचक यंत्र लेकर भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए निकला हुआ था। और ये क्या हुआ था, तो ये अटलांटिक महासागर होते हुए, अटलांटिक महासागर के तट होते हुए ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु के पास पहुंचा और इसके आगे बढ़ ही नहीं पाया था। लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे जो दक्षिणतम बिंदु था, इस बिंदु अर्थात दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु का इन्होंने नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म अर्थात इसको बोलते हैं तूफान का अंतरिक्ष। इसने नाम क्या रखा, तूफान का अंतरिक्ष। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। हालांकि बाद के समय में पुर्तगाल के एक राजा हुआ जॉन द्वितीय। पुर्तगाल का एक राजा जिसका नाम क्या था, जॉन द्वितीय। और जॉन द्वितीय ने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रखा। केप ऑफ गुड होप रखा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं
आशा का अंतरिक्ष, आशा का अंतरिक्ष। हालांकि फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है, तो आप आंसर दीजिएगा बार्थोलोमेव डियाज। जो बार्थोलोमेव डियाज था, ये भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए निकला था, परंतु ये भारत के लिए नए मार्ग की खोज करने में क्या रहा था, ये असफल रहा था। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिए। आगे चल के एक और व्यक्ति जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस। और ये जो कोलंबस था ना, ये इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? इटली का निवासी था। परंतु स्पेन के राजा के नेतृत्व में भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए 1492 ईस्वी में निकला हुआ था। और 1492 में इसने निकला, परंतु इसने जो कोलंबस था, कोलंबस मार्ग भटक गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? इसने मार्ग भटक गया और भारत के खोज के जगह इसने किसका खोज कर दिया? इसने अमेरिका का खोज कर दिया। अमेरिका का खोज कर दिया। और अमेरिका का जो खोज किया उस समय उसका नाम था अमेरिको वेस्पुसी। और अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर एक प्रकार का ये नाविक था, और इसके नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। हालांकि आपसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? कोलंबस। ओके फ्रेंड्स, अब अमेरिका जो क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र के बारे में जो जानकारी जो था ना, यूरोप वासियों को नहीं था। ये जो क्षेत्र के विषय में जो जानकारी था, यूरोप वासियों को नहीं था, जिस कारण इसको नई दुनिया कहा गया। क्या कहा गया? नई दुनिया। बताइए तो निम्नलिखित में से किसको नई दुनिया कहा गया? तो अमेरिका को नई दुनिया कहा गया। कोलंबस जो था, कोलंबस अमेरिका में रह रहे लोगों को जब देखा, तो यहाँ के लोग जो था ना, लाल लाल अर्थात रेड रेड दिखाई दे रहा था। अर्थात कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन। इस बात को भी फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा, रेड इंडियन कहा। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। वहीं कोलंबस जो था, ये भारत के लिए नए मार्ग का खोज करना चाहा, परंतु ये भी भारत के लिए नए मार्गों के खोज करने में क्या रहा? असफल रहा। ये बात को भी आप याद रख लीजिएगा। वहीं फ्रेंड्स आगे चल के एक और पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ही भारत के लिए नए मार्ग का खोज करने में सफल हुआ। अर्थात भारत के खोज करने के लिए जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वास्को डी गामा को जाता है। वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा, ये पुर्तगाली निवासी अर्थात पुर्तगाल का नाविक था। पुर्तगाल का नाविक था। और इसने इसने भारत के लिए नए मार्ग के खोज के लिए 1498 में निकला। और इसने जब भारत के लिए नए मार्ग की खोज के लिए निकला, उससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज से इसने पूछा कि आप बताइए, भारत के खोज को डी गामा ने बार्थोलोम्यू डियाज से पूछा कि आप बताइए कि भारत के खोज के लिए कौन से मार्ग को अपनाए थे। बार्थोलोम्यू डियाज वास्को डी गामा को बोला कि हम अटलांटिक महासागर के तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु तक गए थे, और वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। वास्को डी गामा बार्थोलोम्यू डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु अर्थात केप ऑफ गुड होप के पास आया। और केप ऑफ गुड होप जो था, यहाँ पे एक बंदरगाह था, और यहाँ पे जो व्यापार होता था, विदेशों तक का व्यापार होता था। और इस बंदरगाह के पास, केप ऑफ गुड होप के पास, भारत के एक व्यापारी, और वो जो व्यापारी था उसका नाम था
अब्दुल मुनीद या अब्दुल मानिद, और ये गुजराती व्यापार था। ये यहाँ पे व्यापार करने हेतु आया हुआ था। अब्दुल मुनीद के सहयोग से, या यूं कहें कि अब्दुल मुनीद से भेंट किसको हो गया, वास्को डी गामा का हो गया। और वास्को डी गामा को अब्दुल मुनीद ने बताया कि अगर आपको भारत जाना है तो आप कौन से मार्ग को अपनाइए, आप डायरेक्ट यहाँ से क्या होइए, ऐसे जाइए। अर्थात अब्दुल मुनीद ने भारत के मार्ग को बताने का काम किसको किया था, वास्को डी गामा को किया था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। हालांकि वास्को डी गामा जब अपने यंत्र के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से इधर देखा ना, तो इधर खाली पानी पानी दिखाई दे रहा था, स्थल दिखाई नहीं दे रहा था। वास्को डी गामा को ऐसा लगा कि ये हमें गुमराह कर रहा है, गलत रास्ता बता रहा है। परंतु कुछ समय के बाद वास्को डी गामा देखा कि यहाँ से एक पंछी उड़ा, और उड़ने के बाद इसी दिशा में गया। तो वास्को डी गामा को ऐसा लग गया कि अगर पक्षी इधर में गया है तो जरूर इधर कहीं ना कहीं स्थल होगा। और जिस कारण वास्को डी गामा ने अपने नाव के माध्यम से, दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से इस मार्ग के अनुसरण करते हुए पहुंचा। और आगे जब बढ़ा ना, तो याद रख लीजिएगा केरल, जो पहले इसको मालाबार तट कहा जाता था। सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह के पास वास्को डी गामा पहुंचा, और वहां के जो राजा था वो, उसका नाम के वो क्या था, जेमोरिन। हालांकि जेमोरिन जो था ना, जेमोरिन एक प्रकार के उपाधि का नाम है, राजा का नाम नहीं है, एक प्रकार का उपाधि का नाम है। इस बात को याद रख लीजिएगा। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उपाधि धारण किए थे जमोरीन का। अर्थात इस बात को याद रख लीजिए कि जो जमोरीन था वो वहाँ का राजा था, और जमोरीन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया। और वैसे भी जानते हैं कि भारत जो है वो अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को एकदम भगवान की तरह हम लोग मानते हैं। जियो और जीने दो का अपना मार्ग अपनाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले देश का रूप में भी हम लोग जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब भव्य स्वागत जैमुरीन कर रहा था ना, तो यहाँ के जो उस्मानिया सल्तनत के मुसलमान थे, तुर्की मुसलमान थे, इसका विरोध कर रहे थे कि आप स्वागत मत करिए, अर्थात इसको भारत से क्या करिए, बिलगा दीजिए, भारत का विरोध करे, इत्यादि इत्यादि तुर्की मुसलमानों के द्वारा ये प्रदर्शन करा जा रहा था। परंतु जैमुरीन जो था एक भी नहीं सुना और इसका स्वागत किया। और जो वास्को डी गामा भारत के विषय में सुना था ना, उससे कई गुना यहाँ पे देखने को मिला। और वास्तविकता यही था, और ये सुना था कि भारत के लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं, सोने के थाली में खाना खाते हैं, सोने के गिलास में पानी पीते हैं, ऐसा सुना हुआ था। और सच्चाई भी यही था कि यहाँ के नौकर चाकर भी सोने का आभूषण पहना हुआ था। देख के आश्चर्यचकित हो गया। वास्को डी गामा कुछ दिनों तक भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद कुछ दिनों तक यहाँ रहा। और जब ये वापस जा रहा था तो अपने साथ मसाला खरीदा। और आप भी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक मसाला कहाँ होता है, तो वही मालाबार अर्थात केरल में होता है। तो भारत से कुछ मसाला खरीदा, और इस मसाला को वापस लेके चले गए यूरोप, अर्थात पुर्तगाल। और जब ये मसाला को पुर्तगाल के बाजार में बेचा तो इसको 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना फायदा हुआ फ्रेंड्स, 60 गुना फायदा हुआ। अर्थात यहाँ से अगर अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 1 रुपये में खरीदा था, तो यहाँ कितना में बेचा, 60 रुपया में बेचा। इस बात को याद रख लीजिएगा। जब ये खबर पुर्तगाल अर्थात यूरोपीय बाजार में पता चला, तो ये आग की तरह फैल गया। अब हरेक लोग, हरेक यूरोपवासी भारत आना चाहने लगा। और इसी क्रम में पुर्तगाल के राजा ने भारत के साथ व्यापार करने को लेकर एक कंपनी स्थापित किया, जिसको
हेनरी, जिसको एस्तांदो द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और एस्तांदो द ईस्ट इंडिया कंपनी की भी जो स्थापना हुआ था वो 1498 में हुआ था। और यही एस्तांदो द ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया है। इस बात को भी फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। हालांकि वास्को डी गामा के बाद एक और व्यक्ति जिसका नाम था अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत आने को लेकर ललक था इसको कि हम भी कहाँ जाएंगे, भारत जाएंगे। लेकिन यह भी भारत के लिए जो मार्ग था उस मार्ग का मार्ग भटक गया, और मार्ग भटक कर इसने किसका खोज कर डाला, इसने ब्राजील का खोज कर डाला। किसका खोज कर डाला फ्रेंड्स, ब्राजील का खोज कर डाला। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, अंततः अल्ब्रेज कैब्राल ने भी 1502 में भारत आया, अर्थात वास्को डी गामा के मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आया। और जब ये भारत आया तो भारत के जो उस समय के राजा अर्थात जो जमोरिन थे, इसको बिना बताए भारत में अल्ब्रेज कैब्राल ने कारखाना खोल दिया। इससे जमोरिन जो था काफी गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के उपरांत उस कारखाना को जमोरिन क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसको बहुत सारा सुनाया भी, और इसको वापस जाने के लिए जमोरिन बोल दिया। अंततः अल्ब्रेज कैब्राल ये वापस गया, और जब वापस गया तो पुर्तगाल के राजा से बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ विहेव हुआ है। अर्थात फ्रेंड्स हम यहाँ यह बता सकते हैं कि भारत और यूरोप महादेश के अंतर्गत जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन दोनों के बीच जो व्यापारिक संबंध था, इस व्यापारिक संबंध को खराब करने का काम कौन कर दिया था, अल्ब्रेज कैब्राल। इसके बातों को जब पुर्तगाली राजा सुना ना, तो लगा कि अब भारत के साथ जो व्यापार होगा वो कैसे सफल होगा। लेकिन इसको पुर्तगाल के राजा को याद है ना कि जो वास्को डी गामा है ना, वास्को डी गामा के बात को जो जेमोरिन है ना बड़ी सहजता से मानता है, सहजता से स्वीकार करता है, सुनता है। जिस कारण पुर्तगाल के राजा वास्को डी गामा से आग्रह किया कि आप ही कहाँ जाइए, भारत जाइए, क्योंकि आपके बातों को जमोरिन बढ़िया से सुनता है, और आप ही भारत के साथ व्यापार करने को लेकर कोई उपाय अपनाइए। वास्को डी गामा अपने राजा के आग्रह को मानते हुए पुनः वास्को डी गामा जो था ना वो 1502 में भारत आया। और भारत आया तो पुर्तगाल से बहुत सारा उपहार खरीद कर लेकर आया था, जमोरिन को दिया। जमोरिन काफी प्रसन्न हुआ, और बाद में वास्को डी गामा प्रस्ताव रखा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और व्यापार से जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ का एक निश्चित हिस्सा हम आपको दे देंगे। जमोरिन बड़ी प्रभावित हुआ इस बात से लेकर, और अंततः जमोरिन ने वास्को डी गामा अर्थात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का छूट दे दिया। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। और जब भारत के साथ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का छूट मिला, तो इसी दरमियान पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे पहले 1503 ईस्वी में केरल के कोच्चि में सबसे पहला कारखाना खोला गया। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो केरल के कोच्चि में सबसे पहले क्या खोला गया, कारखाना खोला गया। और कोच्चि को ही क्या बनाया गया, राजधानी बनाए गए। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हुआ क्या ना कि पुर्तगाल के राजा ये सोचा कि भारत में जो कंपनी है वो बढ़िया तरीके से व्यापार कर रहा है, और कंपनी भारत में मनमाना तरीके से व्यापार न करे, इसको लेकर कंपनी को नियंत्रित करने हेतु ही पुर्तगाल के राजा के द्वारा एक पद लाया गया, जिस पद को बोलते हैं पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय।
और पुर्तगाली वायसराय का पद क्यों लाया गया था? तो कंपनी भारत में मनमाना तरीके से व्यापार न करे, अर्थात कंपनी को नियंत्रित में लाने हेतु ही एक पद लाया गया, जिस पद को बोलते हैं पुर्तगाली वायसराय। और ये जो पुर्तगाली वायसराय का पद आया था, ये 1505 में आया था, इस बात को याद रख लीजिएगा। इस पद पर सबसे पहले आसीन होने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था फ्रेंड्स? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्मोड़ा। ये जो पुर्तगाली वायसराय के पद पर रहने का काम किया था, ये 1515 से लेकर 1509 तक पुर्तगाली वायसराय के पद पर रहे थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। पहला है, इसलिए इसको याद रखना एकदम से जरूरी है। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि बताइए कि पुर्तगाल के सबसे पहले वायसराय के रूप में कौन आया था? तो अल्मोड़ा आया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। अल्मोड़ा जो था ना, ये स्थलीय मार्ग पर कम पकड़ और जलीय मार्ग पर अधिक पकड़ बनाने का काम किया था। अर्थात यहाँ देखिएगा तो ये सब हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है, वहाँ बंगाल की खाड़ी है। अर्थात मूल तौर पर ये जलीय भाग है, और जलीय भाग पर सशक्त होने के लिए, मजबूत होने के लिए इसने एक पॉलिसी चलाया था, जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में बोलते हैं नीले जल की नीति। और नीले जल की नीति चलाने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो अल्मोड़ा के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जलीय भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर किया गया था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। आगे चल के फ्रेंड्स, 1508 ईस्वी में गुजरात के एक शासक जिसका नाम था बहादुर शाह, 1508 ईस्वी में अल्मोड़ा और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को बोलते हैं चोल का युद्ध। कौन सा युद्ध फ्रेंड्स? चोल का युद्ध। और इस चोल के युद्ध में बहादुर शाह, जो गुजरात के शासक था, बहादुर शाह का साथ मिस्र के नाविक दिया था, जिस कारण इस युद्ध में बहादुर शाह ने अल्मोड़ा को पराजित कर दिया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। अर्थात अल्मोड़ा इस युद्ध में हार गया था। अब जब ये युद्ध में हारा ना, तो पुर्तगालियों को गलानी महसूस होने लगा, जिस कारण पुर्तगाल के राजा जो था ना, ये अल्मोड़ा जो वायसराय के पद पर था, इसको वापस बुला लिया और इसके जगह पर एक नए वायसराय के रूप में आए, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला जो वायसराय था, अर्थात पुर्तगाल का जो दूसरा वायसराय था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय के जो पद पर रहा था, ये 1509 से लेकर 1515 तक वायसराय के पद पर रहा था। इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। जो दूसरा वायसराय था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा वायसराय था। और ये 1509 से लेकर 1515 तक वायसराय के पद पर था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब जितने भी पुर्तगाल के जितने भी वायसराय हुए, उन सारे वायसराय में सबसे महत्व का वायसराय था, सबसे योग्य वायसराय था, सबसे दूरदर्शिता इसमें भरा हुआ था, जिस कारण पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब अल्बुकर्क जो था ना, जो अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर चलाया गया था, ब्लू वाटर जो पॉलिसी चलाया गया था, इस पॉलिसी को अल्बुकर्क के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
और अल्बुकर्क भारत के साथ जो व्यापार है उस व्यापार को और मजबूत हो और सशक्त हो, इसको लेकर अलग अलग नीति अपनाया करता था। अब अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं को यूरोपीय पुरुष अर्थात पुर्तगाल के पुरुष से विवाह करने का कहने का मतलब कि बोला ना कि आप जितने भी पुर्तगाली पुरुष हैं वो सारे भारतीय महिला से विवाह करिए, इससे इमोशनली अटैचमेंट होगा और ऐसे स्थिति में भारत के साथ हम जो व्यापार करेंगे और तटस्थता और मजबूत के साथ व्यापार अर्थात व्यापारिक संबंध मजबूत हो पाएगा। इसने ये पॉलिसी अपनाया। अब आप बताइए कि भारतीय महिला यूरोपीय पुरुष के साथ क्यों ही ब्याह करना चाहेगा, ऐसा क्यों करना चाहेगा? तो इसने एक ऑफर दिया। हालांकि उस समय जो भारत था उस समय भारत में ना सती प्रथा चरमोत्कर्ष पे था, लेकिन अल्बुकर्क बोला ना कि भारत के जितने भी क्षेत्र पर पुर्तगाली क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोला जाता था पुर्तगाली आधिपत्य वाला क्षेत्र। भारत में जितने भी पुर्तगाली क्षेत्र था जो पुर्तगालियों के द्वारा वो क्षेत्र पर कब्जा किया गया था, उस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाता है। अब अल्बुकर्क बोला कि उस क्षेत्र में सती प्रथा लागू नहीं होगा। अब जब ये बात भारतीय महिला सुना ना कि सती प्रथा उस क्षेत्र में लागू नहीं होगा, तो भारतीय महिला यूरोपीय पुरुष से विवाह करना चाहा। क्यों भाई, सती क्यों होना चाहेगा कोई? और सती प्रथा भारत की कुप्रथाओं में से एक प्रथा था। होता क्या था ना कि अगर पुरुष का मृत्यु होता था तो उसके जो अंतिम संस्कार होता था उस अंतिम संस्कार के समय ही पत्नी को भी उस समय क्या किया जाता था, जबरन दफना दिया जाता था, जबरन जला दिया जाता था। एक बहुत ही गलत नीति था, प्रथा था, इस बात को याद रख लीजिएगा। अब जब ऐसा हुआ तो हरेक भारतीय यूरोपीय पुरुष से विवाह करना चाहा और इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और अल्बुकर्क के इसी कार्य के कारण इनको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि सती प्रथा को समाप्त करने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से किया गया था। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। किसको जीता था फ्रेंड्स? गोवा को जीत लिया था और इसको पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लिया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद और भी बहुत सारे पुर्तगाली वायसराय हुए, परंतु उतना योग्यता उन लोगों में नहीं देखने को मिलता था। आगे चल के एक और वायसराय हुआ जिसका नाम है नीनो डी कूना। और जो नीनो डी कूना है ये 1529 से लेकर 1535 तक पुर्तगाली वायसराय के पद पर रहने का काम किया हुआ था। इस बात को भी फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं, यहाँ पे 38 याद रख लीजिएगा। 1529 से लेकर 1538 तक पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन था? तो नीनो डी कूना था। इस बात को याद रख लीजिएगा। नीनो डी कूना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दीव का युद्ध हुआ था, दीव का युद्ध हुआ था, ये दीव का युद्ध कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1509 में दीव का युद्ध हुआ था। और इस दीव के युद्ध में बहादुर शाह और जो बहादुर शाह के साथ मिस्र के नाविक दिया था, उन सभी लोगों को दीव के युद्ध में पुर्तगालियों के द्वारा हरा दिया गया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा।
जो नीनो डी कूना है, नीनो डी कूना जो पुर्तगाल का राजधानी कोची हुआ करता था, इस कोची के जगह पर इसने अपना राजधानी किसको बनाया था, तो गोवा को बनाया था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए तो कि पुर्तगाली वायसराय कौन था जिन्होंने अपना राजधानी गोवा को बनाया था, तो नीनो डी कूना के द्वारा राजधानी जो बनाया गया था वो गोवा को बनाया गया था। आगे चल के नीनो डी जो कूना था, गुजरात के शासक बहादुर शाह को धोखे से क्या कर दिया था, मार दिया था। धोखे से क्या कर दिया था फ्रेंड्स, मार दिया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अब भारत में जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, इसके आने से भारतीयों को क्या लाभ प्राप्त हुआ, क्या इनकी उपलब्धियां हैं, इसको भी आप याद रखिए। जैसे पुर्तगाल का ही देन है जो भारत में गोथिक कला, क्या बोले सर, गोथिक, भारत में गोथिक कला का विकास पुर्तगालियों का देन है। गोथिक कला क्या होता है, तो यूरोप में भवन बनाने की एक प्रकार का पद्धति है और इस पद्धति को भारत में लाने का काम पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। पहला बात है। दूसरा बात, प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हुआ इसका भी किसके देन है, तो पुर्तगालियों का देन है। जो पानी वाला नाव है, पानी वाला जो जहाज था, उस जहाज का जो विकास हुआ, उस जहाज को बनाने में भारतीयों को मदद मिला, वो किसके कारण मिला, पुर्तगालियों के कारण ही मिला। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। वही फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी कहा जाता है। अर्थात ये क्वेश्चन ना पूछ कैसे पूछेगा, समुद्रों का स्वामी किसको कहा जाता है, तो पुर्तगालियों को कहा जाता है। क्योंकि जो ये जलीय मार्ग था ना, इस जलीय मार्ग पर सबसे सशक्त और सबसे मजबूत उभर कर आने का काम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। और जो ये स्थलीय मार्ग था, इस स्थलीय मार्ग के लिए अगर कोई व्यापार, जैसे इस मार्ग से अगर कोई व्यापार करेगा ना, तो इस व्यापार करने को लेकर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक लाइसेंस निकाला गया था, एक व्यवस्था निकाला गया था, जिस व्यवस्था का नाम है कार्टेज व्यवस्था। क्या नाम है फ्रेंड्स, कार्टेज, कार्टेज व्यवस्था। और कार्टेज व्यवस्था एक प्रकार का लाइसेंस था। क्या था फ्रेंड्स, लाइसेंस। अर्थात जलीय मार्ग से अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा तो पुर्तगालियों के द्वारा कार्टेज व्यवस्था लेना होता था, अर्थात लाइसेंस लेना होता था। और जो भी व्यक्ति इस मार्ग से व्यापार करेगा और पुर्तगाली से कार्टेज व्यवस्था नहीं लेगा, तो पुर्तगाल उस जहाज को ही लूट मचा देता था, लूट लिया करता था। एक बार तो अकबर के द्वारा कार्टेज व्यवस्था लिया गया था, अकबर ने भी कार्टेज व्यवस्था को खरीदा हुआ था। इस बात को आप याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो, कहने का मतलब है कि मुगल के स्थापना से पहले इस कंपनी की स्थापना हो चुका था। इस बात को याद रख लीजिएगा। मुगल का जो स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था, परंतु इसकी जो स्थापना की गई थी 1498 में ही की गई थी। आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में, तो मुगल के बाद ही हुआ था। डच की स्थापना 1602 में, तो मुगल के स्थापना के बाद ही हुआ था। डेनिश की स्थापना 1616 में, ये भी मुगल के बाद ही हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, ये भी मुगल के बाद ही हुआ था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में, ये भी मुगल के बाद ही हुआ था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। एक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो आप समझ गए, कौन ऐसे यूरोपीय देश है जिस देश का यात्रा भारत में पहले हुआ था। इस स्थिति में ना, जैसे पुर्तगाली हो गया, इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे थे, तो यात्री के क्रम पूछेगा ना, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में हो जाएगा
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हो जाएगा। डच यात्री ब्रिटिश यात्री से पहले आया था, अर्थात यात्री के आने का क्रम बोले तो सबसे पहले पुर्तगाली हो जाएगा, उसके बाद डच हो जाएगा, उसके बाद ब्रिटिश हो जाएगा, उसके बाद डेनिश होगा, उसके बाद फ्रांसीसी होगा, उसके बाद स्वीडिश हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इस बात को याद रख लीजिएगा। ब्रिटिश पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले आया, परंतु सबसे बाद में गया। भारत को आजाद 15 अगस्त 1947 को प्राप्ति हो गई थी। भारत को आजादी कब प्राप्त हो गई थी? 15 अगस्त 1947। और इस समय तक जितने भी कंपनी था वो सारे कंपनी भारत से बाहर चला गया था, सिवाय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1961 तक रहा था और 1961 तक गोवा हो जाएगा, दमन द्वीप हो जाएगा, इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाए रखा। बाद के समय में भारत सरकार के द्वारा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर करने हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। ये भी आप याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन विजय के तहत ही पुर्तगालियों को भारत से बाहर भेजने का काम भारत सरकार के द्वारा की गई थी और अंततः गोवा और दमन द्वीप से पुर्तगालियों को 1961 में बाहर कर दिया गया था। 1961 से 1987 तक 1961 से 1987 तक जो गोवा था, ये गोवा राज्य न होकर यूटी था, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता था। परंतु बाद के समय में 1987 में जो गोवा है ना, उस गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स? राज्य का दर्जा दिया गया था। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से जो भी पॉइंट था उन सारे पॉइंटों को कवर करने का प्रयास किए हैं। आपको जाते जाते पुनः हम एक बात बताना चाहते हैं कि अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। ऐसा है ना कि 90% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और 10% 12% क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या कोई सोर्स के माध्यम से उसको देख सकते हैं, और नहीं तो उसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।